गुड मॉर्निंग। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर मैंने कल कोई वीडियो नहीं डाला था कल। ठीक है, तो आज जो है आपका अगला मेरे ख्याल से ये 9वां वीडियो है। 8 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, मैं पहले ही बता चुका हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर 2 पार्ट है, क्लासिकल केमिस्ट्री और मॉडर्न केमिस्ट्री। तो क्लासिकल केमिस्ट्री पर शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मुझे शायद 8 या 9 वीडियो में डाल चुका हूं। ठीक है, और ये अगला वीडियो है आपका क्लासिकल केमिस्ट्री पे ही, अभी मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट ही नहीं हुई है। ठीक है, इसके बाद मैं मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। मेरे ख्याल से 9वां पार्ट है, तो 9 पार्ट आपके क्लासिकल केमिस्ट्री में और इसके बाद 5 से 6 पार्ट आपके होंगे मॉडर्न केमिस्ट्री। मतलब 15-16 वीडियो मिलाकर एक चैप्टर आपका मैं खत्म कर रहा हूं। मतलब हर दिन मैं एक एक टॉपिक बहुत बढ़िया से आपको समझा रहा हूं। तो आज का आपका अगला टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहूं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के पहले मैंने आपको पढ़ाया था नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर के मॉडल के पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और डी ब्रॉगली। उसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था रदरफोर्ड मॉडल, उसके ड्रॉबैक। और रदरफोर्ड के मॉडल में एक ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है लेकिन वो न्यूक्लियस में गिरता नहीं, और इस चीज को दूर करने की कोशिश की थी नील्स बोर ने अपने तरीके से। उन्होंने बहुत बढ़िया रेडियस का फार्मूला दिया था, एनर्जी का फार्मूला दिया था और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताया था। वो आप वीडियो पीछे जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो अगला समझ में आएगा। अब मैं आज के वीडियो में आपको समझाऊंगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, इसकी मदद से भी आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है? इसी को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है, क्यों नहीं न्यूक्लियस में ही आ जाता है? ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ प्रोटॉन। ऐसा होता नहीं। तो इसी चीज को हाइजेनबर्ग ने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपने तरीके से। तो ये क्या कहे, कैसे कहे, वो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। अच्छा देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ, अनसर्टेनिटी। क्या लिखा हुआ है? अनसर्टेनिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि बताइए कल जो है दोपहर में 2:15 पर आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या थी, तो आप सोचने लगेंगे कि 2:15 पर हम सो रहे थे या टीवी देख रहे थे या दौड़ रहे थे या बाइक चला रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे 2:15 पर। तो ये बताइए, यू आर अनसर्टेन। अपनी एग्जैक्ट पोजीशन बताने में तुमको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई। हाँ, तुम ये बता सकते हो कि सर एग्जैक्ट नहीं मालूम कि 2:15 पर हम कहां थे, लेकिन हमको ये पता है कि हम अपने घर में थे। घर में एग्जैक्ट कहां पर खड़े थे या बैठे थे या लोटे थे ये हमको नहीं पता है, पर ये पता है कि हम घर में थे। इट मीन्स यू आर अनसर्टेन टू डिफाइन योर एग्जैक्ट पोजीशन। आप अपनी एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन करने में अनसर्टेन है। अच्छा सोचिए, आप इतना बड़ा पार्टिकल है, बहुत बड़ा पार्टिकल है आप, और हो सकता है 2:15 पर आप मोशन में न रहे हो, रेस्ट में रहे हो। आपको पता है जब कोई पार्टिकल रेस्ट में होता है और साइज में बड़ा होता है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन बताया जा सकता है। ठीक है, सोचिए आप इतना बड़ा पार्टिकल है और आप रेस्ट में भी हो सकता है रहे हो, और मान लो दौड़ ही रहे होंगे, कितना तेज दौड़ रहे होंगे, लाइट की वेलोसिटी जितना तेज थोड़ी दौड़ रहे होंगे, अरे नॉर्मल चल रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, तब तो आप अपना पोजीशन बताए नहीं पा रहे हैं। सोचिए एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इतनी तेज रिवॉल्व करता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन निकाल पाना कैसे संभव है? अच्छा, ये मैं अपनी लैंग्वेज में बोला, लेकिन ये बतिया कहा कौन था? हाइजेनबर्ग ने क्या कहा? इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी मूविंग एटॉमिक पार्टिकल। अच्छा, इनके प्रिंसिपल के 2 लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब कुछ पाबंदियां हैं, आपको वो फॉलो करना है। लिमिटेशन नंबर 1, पार्टिकल मस्ट बी एटॉमिक। एटॉमिक पार्टिकल होना चाहिए। एटॉमिक पार्टिकल कहने का मतलब लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, बहुत छोटा एटॉमिक पार्टिकल होना चाहिए। बड़े बड़े पार्टिकल पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लगता है।
अच्छा सोचिए, मैंने अभी आपको इतना बड़ा पार्टिकल से पूछा तब वो आप नहीं बता पाया, तो छोटे पार्टिकल पे कहां बता पाएगा कोई। दूसरा लिमिटेशन नंबर 2, लिमिटेशन नंबर 2, ठीक है, कि पार्टिकल मस्ट बी इन द मोशन। अगर पार्टिकल रुका है तब तो उसका पोजीशन पता चल जाएगा। अगर पार्टिकल मोशन में है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मैं कहूं इस समय बताओ इसकी पोजीशन, तब उस समय पोजीशन बताना और मुश्किल हो जाएगा। यानी पार्टिकल मस्ट बी एटॉमिक एंड पार्टिकल मस्ट बी इन द मोशन, दो लिमिटेशन है, नोट करिए। पार्टिकल मस्ट बी एटॉमिक एंड पार्टिकल मस्ट बी इन द मोशन, पार्टिकल मस्ट बी एटॉमिक एंड पार्टिकल मस्ट बी इन द मोशन। ये दो लिमिटेशन है किसकी? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। और एक चीज और कहे, खाली पोजीशन नहीं, खाली पोजीशन ही नहीं, ये बताइए जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो किसी टाइम पर उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी भी नहीं बता सकते हैं। अच्छा तो एग्जैक्ट वेलोसिटी भी नहीं बता पाओगे तो वेलोसिटी आप लोग पढ़ेंगे, मोमेंटम का फार्मूला होता है P = m × v। अगर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है तो मोमेंटम में भी क्या आ जाएगी? अनसर्टेनिटी। तो हाइजेनबर्ग ने दो चीजों की बात की, एक बात की पोजीशन और एक बात की मोमेंटम की। पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम। इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एनी मूविंग एटॉमिक पार्टिकल। फिर से बोलो, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन the exact position and exact momentum of any moving atomic particle। नोट कर लीजिए। अच्छा तो मतलब तो लोगों ने पूछा तब क्या होगा, तो बोले अनसर्टेनिटी आएगी। क्या आएगी? अनसर्टेनिटी। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, अब मैं आपको फोन करके पूछूं ये बताइए भैया आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तब आप ब्रेक मारेंगे, पोजीशन बताने के लिए ब्रेक मारेंगे। जैसे आप ब्रेक मारेंगे बाइक थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, आप रोड पे उतरेंगे, बताओ एग्जैक्ट बता पाओगे? नहीं। तो मुझको फोन करके कहोगे सर जी एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि यहां से लेके यहां के बीच में ही कहीं थे। तुमने क्या दिया? रेंज दिया, रेंज। एग्जैक्ट नहीं बताया, क्या दिया? रेंज। एंड दैट रेंज इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेन, जितना तुम अनसर्टेन होगे, जो तुम रेंज दे रहे हो दैट इज योर अनसर्टेनिटी। मान लो तुम बाइक से जा रहे हो, हम तुमको फोन करके कहें एग्जैक्ट वेलोसिटी बताओ, तुम मीटर देखोगे, मीटर देखोगे गाड़ी थोड़ा धीमी होगी, तेज होगी, एक्सीलरेटर थोड़ी ना कांस्टेंट पर रखे हुए हो। तुम कहोगे सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 70-80 की स्पीड से चल रहे थे। तुमने 70-80 की स्पीड से चल रहे थे, मतलब वेलोसिटी में भी रेंज दे दिया कितना? 10 का। 70 से लेके 80 का रेंज दे दिया। यू आर अनसर्टेन इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में अनसर्टेन है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आई करेगी। यानी जब भी कोई पार्टिकल मोशन में था, आप बाइक चला रहे थे, मोशन में थे, आप अपनी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाए, आप अपना एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता पाए, एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बता पाए, सब में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ गई। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, मैंने फोन करके कहा ये बताओ इसी समय तुम्हारी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों, अगर तुम वेलोसिटी को देखोगे तो पोजीशन में तुम बाइक तुम्हारी बहुत आगे निकल जाएगी और पोजीशन में बड़ी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर तुम तुरंत ब्रेक मार के पोजीशन पे फोकस करोगे तो वेलोसिटी का मीटर तुरंत 0 पे आ जाएगा और वेलोसिटी में बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। मतलब दोनों में से एक में अनसर्टेनिटी ज्यादा आएगी अगर दूसरे को एक्यूरेट निकालने की तुम कोशिश करोगे। दोनों को एक्यूरेट निकाल पाना असंभव है। एक को एक्यूरेट निकालोगे दूसरे में अनसर्टेनिटी आएगी, दूसरे को एक्यूरेट निकालोगे पहले में अनसर्टेनिटी आएगी। दोनों में अनसर्टेनिटी का आना तय। मैंने नहीं कहा था, किसने कहा था? हाइजेनबर्ग ने। अच्छा ये तमाम एग्जाम्पल देके आपको समझा दिए। अब इसी चीज को फार्मुलेट किया किसने? हाइजेनबर्ग ने। इन्होंने क्या कहा कि डेल्टा एक्स होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू डेल्टा पी, बताओ तुम ही लोग, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। बहुत एक्सपेरिमेंट किए भाई ये, तब भी हम लोग पढ़ रहे हैं। इन दोनों में अनसर्टेनिटी आएगी, अभी क्लियर किया, आना तय है, लेकिन लिमिटेशन याद रखना, पार्टिकल मस्ट बी एटॉमिक एंड मस्ट बी इन द मोशन। ठीक है, रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। कई मूविंग एटॉमिक पार्टिकल पर हाइजेनबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कहा कि पोजीशन मोमेंटम दोनों में अनसर्टेनिटी आएगी, और दोनों अनसर्टेनिटिया को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप उसका गुणा करेंगे तो उस वो मल्टीप्लिकेशन हमेशा
हमेशा h/4 पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, या तो इसके ज्यादा होगी या तो इसके बराबर होगी। बताओ बराबर कब होगी? जब दुनिया का सब पूरा साइंस लगा के एक्यूरेट निकालेगा, तब बहुत एक्यूरेट आप निकालेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब जो एरर है उसका मल्टीप्लिकेशन इससे कम आप कर ही नहीं सकते। आज की डेट में भी इससे कम आप कर ही नहीं सकते हैं। एरर आएगा और एरर जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इस कांस्टेंट वैल्यू के ज्यादा आएगा। और बहुत एक्यूरेट रहे तुम, बहुत बड़े 30 मार्कर है तुम, तो इसके बराबर आएगा, इससे कम नहीं आएगा। किसने कहा? ये हाइजेनबर्ग ने कहा। ठीक है, अच्छा आप बताइए, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, बता चुका हूं पहले के वीडियोस में। अब जो लोग एच नहीं समझ रहे वीडियो पीछे जाके देख लें। ठीक है, डेल्टा पी का फार्मूला रखते हैं, तो डेल्टा एक्स इंटू पी बराबर आपको क्या पता है? पी बराबर क्या होता है? यहां लिख दे रहा हूं, देख लीजिए। पी बराबर एम इंटू वी। अच्छा, यम मास हमेशा कांस्टेंट होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, जहां डेल्टा वी क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। यहां रख दे रहे हैं एम डेल्टा वी, कई लोग कह रहे हैं डेल्टा एम भी लिखो, अबे मास कांस्टेंट होता है। मोर देन इक्वल टू h/4 पाई, इस यम को उधर भेज दो। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज मोर देन आर इक्वल टू h/4 पाई एम। ये है h/4 पाई एम, यही फार्मूला हमारा है भी, आप बोल सकते हैं डेल्टा पी के टर्म में। डेल्टा एक्स क्या है? लिख दे रहा हूं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा वी क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। वेलोसिटी। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, कई बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। 4 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.14। यह मास, किसका मास? मूविंग पार्टिकल, मास ऑफ मूविंग एटॉमिक पार्टिकल, मास ऑफ मूविंग एटॉमिक पार्टिकल। अब मैं इस फार्मूले की मदद से ये प्रूफ करूंगा कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तो आप इसको बकायदे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी मैं पॉज करके इसको मिटाकर जो है फिर से लिखूंगा कुछ। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है? वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब चलिए आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। अभी आप हाइजेनबर्ग पढ़े हैं तुरंत। ठीक है, अभी मैंने अपने पुराने वीडियोस में आप लोग को बताया था कि किसी भी एटम का जो किसी भी एटम करें, किसी भी न्यूक्लियस का, बताइए जरा किसका? न्यूक्लियस। मान लो ये न्यूक्लियस है, इसका डायमीटर क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर। अब कई लोग कहेंगे ऑर्डर का मतलब क्या? नहीं बताऊंगा, सब पुराने वीडियो में बताया हूँ। ऑर्डर का मतलब ये बता दे रहा हूँ, ये होता है कि इसके आगे 1 इंटू भी हो सकता है, 1.2 इंटू भी हो सकता है, 1.3 इंटू भी हो सकता है। हर एटम का रेडियस और हर एटम के न्यूक्लियस का रेडियस अलग अलग होता है, लेकिन पावर टर्म क्या होता है? सेम होता है। अच्छा, कहीं किताबों में लिखा रहे कि इसका डायमीटर है 10⁻⁻15 मीटर, न्यूक्लियस है, ये देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है। मैं थोड़ा पता नहीं बड़ा बना दिया हूँ, ये एटम नहीं है। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो है। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है ना, तो हम क्या करेंगे? एटम बना के, हमको न्यूक्लियस से मतलब है। अच्छा, कई जगहों पे लिखा रहता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15। तो बात एक है, चाहे डायमीटर बोलो चाहे रेडियस। कई बच्चे कहते हैं ऐसे कैसे, मैथ्स में हम पढ़े हैं कि डायमीटर तो रेडियस का 2 गुना होता है। फिर बताए ना, बड़े भाई ये अगर रेडियस है तो इसका डायमीटर निकालोगे तो क्या होगा? 2 इंटू 10⁻15। आगे वाला मैं लिख नहीं रहा, इसलिए ऑर्डर लिख दिया। तो 10⁻⁻15 मीटर इस न्यूक्लियस का डायमीटर है, या रेडियस बोलना चाहे तो रेडियस बोलिए, इसका डायमीटर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है, सेल में रिवॉल्व कर रहा है, सेल में रिवॉल्व कर रहा है। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, आओ अंदर आओ, नहीं आ रहा अभी इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप लोग क्लास 9th में रहे होंगे, मैथ में पढ़े होंगे ऐसे ही एक क्वेश्चन कि √2 इज ए इर्रेशनल नंबर, प्रूफ। तो आप लोग क्या करते थे? कई लोग के मन में आ रहा होगा, लेट अस सपोज दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। उसको P/Q मानते थे और मान करके मारा डिराइव करते थे और लास्ट में कुछ कंट्राडिक्टरी रिजल्ट आता था।
ठीक है, कुछ असंभव सा रिजल्ट आता था, तो हम कहते थे ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हमने जो माना था वो गलत था। यानी √2 एक रेशनल नहीं इरेशनल नंबर है। वही सेम काम मैं यहां करने जा रहा हूं। ये तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है, तुम मान लो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया है, ये न्यूक्लियस है, मान लो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर, लेट अस सपोज दैट इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन द न्यूक्लियस। आंसर में आइए, let us suppose that electron exist in the nucleus, electron exist in the nucleus। अच्छा ये बताइए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया, बताओ कहां है। कौनो बच्चा सोच रहा होगा यहीं होगा, और क्या काहे भैया न्यूक्लियस इतना बड़ा है, यहाँ नहीं हो सकता है क्या। ई पर माइनस में तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल, यहाँ नहीं हो सकता है क्या, यहाँ नहीं हो सकता है क्या, सेंटरवा में नहीं हो सकता है क्या। बताओ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरा है, बताओ उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, बताओ उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या। बोलो तुम लोग, बोलो चिल्लाकर, सर आई एम अनसर्टेन, वी डोंट नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नो ओनली इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। हम केवल इतना जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया है, हमको ये नहीं पता है कि न्यूक्लियस के किस कोने में है इलेक्ट्रॉन। यू आर अनसर्टेन। कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है, 10⁻⁻15 मीटर की। इसी रेंज में है इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर नहीं है, इसी रेंज में है इलेक्ट्रॉन। यू आर अनसर्टेन, पोजीशन में अनसर्टेन हो तुम। किसके पोजीशन में, इलेक्ट्रॉन के। अनसर्टेनिटी वर्ड आ गया, कौन सा लॉ लेके आएंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आइए फटाक से फार्मूला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू। जब हम कोई चीज सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू मान के कर सकते हैं, तो h/4πm, चलिए इक्वल टू न भी मानिए, ऐसे ही रहने दीजिए। डेल्टा वी, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻15, तो 10⁻⁻15 इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। नीचे आइए, 4 इंटू 3.14, यह माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम में, SI यूनिट 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, हम डेल्टा वी निकालने जा रहे हैं, इसको उधर भेज दीजिए। तो डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34, यूनिट नहीं लिख रहा हूं, 4 इंटू 3.14 इंटू 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻15। हाई डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻15 है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन के। इसको सॉल्व करना है बैठ के, मुझे वैल्यू रटी है। तो डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, मीटर पर सेकेंड। क्या है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में इतनी अनसर्टेनिटी थी, 10⁻⁻50। हमने मान लिया था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया है, लेकिन एग्जैक्ट कहां नहीं पता था, तो इतना अनसर्टेनिटी मान लिया। डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स माने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा वी माने अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। जब सारी वैल्यू आई, माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का मास रखेंगे। रखकर जब सॉल्व किए तो ये वैल्यू आई। कुछ देखकर आपको अजीब टाइप से लग रहा है, देखिए जरा, दिस वैल्यू इज मच मोर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे भी 200 गुना ज्यादा है, लगभग 200 गुना ज्यादा है। अरे 10⁸ से 10⁻2 100 गुना, और ये देखो 3 का 2 गुना लगभग 6 है, 200 गुना, लगभग 200 गुना ज्यादा है। आपको पता है पूरे ब्रह्मांड में आज तक जितना साइंस डिस्कवर हुआ है, कोई चीज लाइट की वेलोसिटी से तेज चल ही नहीं सकती है। और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, जो एरर है, वही लाइट की वेलोसिटी से 200 गुना ज्यादा है। ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाए। हाउ इट इज पॉसिबल। हमारा रिजल्ट में गलत आ गया, हमारा रिजल्ट गलत आ गया, मतलब हमने जो माना था, हमारा जो एजम्पशन था, दैट इज आल्सो रॉन्ग। हमने माना था कि लेट अस सपोज दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, गलत है ये। इलेक्ट्रॉन विल नेवर फॉल इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन उस दिन न्यूक्लियस में गिर जाएगा बच्चों जिस दिन उसकी वेलोसिटी में इतनी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, इतनी अनसर्टेनिटी जिस दिन आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा।
क्लियर है? ये पूरा आपको हाइजेनबर्ग, अच्छा एक और सुन लो, आगे चल कर जो है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कुछ ऑब्जेक्ट में भी एप्लीकेबल हो गया। आप जब न्यूमेरिकल लिमिटेशन है, ये एटॉमिक पार्टिकल पे लगता है और पार्टिकल मस्ट बी इन द मोशन, लेकिन आगे चलकर आप न्यूमेरिकल किताबों में लगाएंगे, दिखाएगा कि एक बॉल है, इस स्पीड से मूव कर रहा है, बताइए उसकी पोजीशन में क्या अनसर्टेनिटी होगी। तो आप लगा सकते हैं इस पर न्यूमेरिकल जो है, इस पर न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। सिंपल सिंपल है, अरे हाई हाई वैल्यू तो रटी हुई है। यम पार्टिकल का मास, इन तीनों में से कौन एक चीज दिया रहेगा, दो चीज दिया रहेगा, एक चीज पूछ लेगा। तो इस पर न्यूमेरिकल आप लोग लगाइएगा। न्यूमेरिकल में नहीं लगवा रहा हूँ, क्लासिकल केमिस्ट्री में चुट्ट पुट्ट बहुत फार्मूले हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैंने लगवाया था उस वाले पे, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, डी ब्रॉगली इक्वेशन पे 4-5 न्यूमेरिकल लगवाया था, 2 या 3 न्यूमेरिकल लगवाए थे। तो इस पर न्यूमेरिकल लगाइए, कहीं कोई दिक्कत हुई तो पूछेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नहीं लगा तो यही पूरा आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो कोई पूछे तो उसको एक्सप्लेन करने का आप ये भी बता दीजिएगा कि इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं न्यूक्लियस में गिरता है। तो ये हमारा गलत आ गया, रॉन्ग है। तो ये जो हम माने हैं ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग। ठीक है, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में, और इसके बाद मेरी कोशिश रहेगी, मैं चेक करूंगा अगर क्लासिकल केमिस्ट्री में आपको लगता है कुछ छूट रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर प्लीज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए। मेरे हिसाब से क्लासिकल केमिस्ट्री लगभग पूरा है। एक टॉपिक जो अभी मैंने बताया हूँ, केवल एक टॉपिक, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसमें केवल एक वेव ही है, एक पैराग्राफ का है, थोड़ा समझाना है, वो 10 से 15 मिनट का वीडियो है, ठीक है। उसको मैं बना दूंगा मॉडर्न केमिस्ट्री के बाद। उसके अलावा आपको लगे कुछ छूट रहा है तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बिना किताब देखे पढ़ाता हूँ तो भूल भी सकता हूँ, एक आध टॉपिक मुझसे मिस हो गया हो। कल से मैं लाऊंगा आपको मॉडर्न केमिस्ट्री के वीडियो। थैंक यू।